चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4 ग्रेविटेशन का। तो लेक्चर 4 देखिए, लेक्चर 4 में आज हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी ग्रेविटेशन में, कैपलर्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि हमारा लॉ मतलब जो हमने पढ़ा है उसका न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवा रहा हूँ इसमें, तो उसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, देखिए चलिए देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, समझते हैं इसको। देखिए क्या है, ये एक न्यूमेरिकल है। सब न्यूमेरिकल ही करना है हम लोगों को स्टडी सब। देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है इफ यू वेग 60 kg on earth, how far must you go above the earth surface so that you weigh 30 kg। You weigh 30 kg। ठीक, ऑप्शन है हमारे पास √2 + 1 × r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। बी है हमारे पास √2 × r। सी है हमारे पास 2 × r। और डी ऑप्शन है हमारे पास √2 - 1 × r। ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए समझना है इसको, ये कंसेप्ट हम लोग डील कर चुके थे। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, तो हमें सॉल्व करना है। तो क्या कह रहा है, इफ यू वेग 60 kg ऑन अर्थ, ठीक है, हाउ फार मस्ट यू गो अबव द अर्थ सरफेस सो दैट यू वेग 30 kg। ठीक है, वेग का मतलब यहां पे वो वेट को बोल रहे हैं, यानी अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ पर हैं तो वेट हमारा कितना है समझना। तो वेट है हमारा 60 × g। ठीक है, ओके। अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि कितना दूर चले जाएं तो हमारा जो ये जो है वो कितना हो जाए 30 × g', ये हो जाना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि w' जो है वो हाफ ऑफ w है, कह सकते हैं ना। ठीक है, इसका मतलब g' जो होगा वो कितना होगा, हाफ होगा कि नहीं होगा। अब तुम एक बात जानते हो कि अगर हम इसको डील करें तो हम लिख सकते हैं कि g' = हाफ g। ये मैंने आपको बोला था कि जितना वेट आधा हो जाएगा, यानी वेट जिस रेशियो में घटेगा उसमें g का एक्चुअल में चेंजेस आते हैं, तो g भी हाफ हो गया होगा। अब बताओ g एट एनी हाइट लिखना हम लोग जानते हैं कि नहीं, बोलो। तो उसमें हमें लिखना आता है, क्या आता था बताओ, g एट एनी हाइट h। तो कैसे लिखते थे, g एट एनी हाइट h = g अंडर ब्रैकेट 1/1 + h/r का होल स्क्वायर। याद आया, लिखते थे। तो ये हम यहां पे इंप्लीमेंट कर देंगे। तो क्या लिख देंगे, g × 1/1 + h/r का होल स्क्वायर = हाफ g। तो g से g क्या हो जाएगा, वैनिश, वहां पे क्या आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं √2 = 1 + h/r, यानी √2 - 1 × r = h। तो कितना हाइट ऊपर जाना पड़ेगा, √2 - 1 × r। तो विच वन इज राइट ऑप्शन, तो योर ऑप्शन इज डी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी हमारा करेक्ट हो गया। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़े हम, आइए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। बना लीजिए इसको जल्दी से। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए देखिए
ये एक न्यूमेरिकल और है हमारे पास। चलो मैं रब कर दे रहा हूं इसको। आई होप आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग between a मारुति कार, मास दिया हुआ है मारुति कार का 1000 kg एंड अर्थ इज, ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है आपके पास 9.8 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन, बी ऑप्शन है आपके पास 9.8 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, सी है आपके पास 9.8 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन, डी ऑप्शन है आपके पास 9.8 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। बताइए। तो चलो डील करें इसको, आइए समझते हैं। देखिए अच्छा सवाल है ये भी, ज्यादा लेकिन डिफिकल्ट नहीं है समझना। देखो बहुत इजी है, कैसे करना है उसको हमें समझना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, समझते हैं। देखो ये कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर ये मेरे पास मान लीजिए अर्थ है, दिस इज अवर अर्थ, और ये हमारी क्या है मारुति कार हो गई जो भी हमें दी गई है, ये हो गई हमारे पास। तो इसको अगर थोड़ी देर के लिए मैं m मान लूं और ये रेडियस मेरा r है अगर, और ये मास ऑफ अर्थ है, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है तो आप जानते हैं F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर, होता है कि नहीं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत प्यारा सवाल आ गया, इसमें क्या करना है, तुम ऐसे रख दोगे कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 1000 अपॉन 64 इंटू 10 टू द पावर 3 की होल पावर 2। अब इसे तुम सॉल्व करते रहोगे, तो यू डोंट टेक दिस, इस तरह से इसको मत करना। अब समझना, इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगा देंगे। कैसे? ट्रिक कुछ है नहीं, तुम जानते हो G इजिकल टू क्या होता है, GM बाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, होती है कि नहीं। एक आंसर, एक लाइन का आंसर बन जाएगा फिर ये। तो हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, तो हम क्या बोलेंगे, अब बताओ ये वाली चीज क्या है हमारे पास 9.8, तो क्या लिखेंगे 9.8 और ये कितना है 1000, तो 10 टू द पावर 3 और किस में आ गया न्यूटन, खत्म। विच वन इज राइट, दिस, खत्म। बस इतना करना है, कभी भी इस वैल्यू को पुट अप मत करना, ठीक है। चलिए बनाइए इसको जल्दी से। एक क्वेश्चन मैं यहां लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, what is the ratio of SI units to CGS units of कैपिटल G बाई स्मॉल g। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शन में लिख रहा हूं इसमें। ऑप्शन है आपके पास 10, बी ऑप्शन है 10 टू द पावर 2, सी ऑप्शन है आपके पास 10 टू द पावर 3 और डी ऑप्शन है आपके पास 10 टू द पावर 4। ये हमें निकालना है। चलिए बनाइए इसको। चलिए हाउ वी कैन डू दिस, चलिए इसको रब कर लें। चलिए देखिए,
क्या कह रहा है समझना। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एसआई यूनिट्स टू द सीजीएस यूनिट ऑफ दिस, मतलब इसकी एसआई सीजीएस का यूनिट और इसके एसआई सीजीएस के यूनिट का रेशियो बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका एसआई और सीजीएस का रेशियो देखेंगे। तो पहले जी का हम निकालना है, किसका, एसआई अपॉन सीजीएस। ध्यान से सुनना। तो हम क्या बोलेंगे, हम एसआई में से क्या लिखते हैं 6.67 10 टू द पावर -11 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब देखो वैल्यू तो यही रहेगी इसकी, इंटू क्या लिखेंगे यहां डाइन, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। बोलो करेंगे कि नहीं, बिल्कुल। अब सुनना जरा ध्यान से, तो ये फैक्टर तो वैनिश हो जाएगा। अब सुनना, ये बताओ एक न्यूटन कितनी डाइन के बराबर होता है, तो आप बोलेंगे 10 टू द पावर 5। एक न्यूटन कितने के बराबर होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है चलो, इंटू ये कितने के बराबर होता है, तो 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना होगा 10 टू द पावर 6 ग्राम स्क्वायर, सही है, डिवाइडेड बाय डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, तो ये कट जाएगा इससे, तो कितना हो गया, ये 9 हो गया और ये 6, तो कितना आ रहा है सिंपली 10 टू द पावर 3। अब हम बात करते हैं सीजीएस की, यानी जी। तो जी क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, मीटर को क्या कर लो सेकंड बना लो, सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर, इसका क्या होगा 9.8 और क्या करना है सेंटीमीटर में बात करनी है, ठीक है ना। सीजीएस क्या होगा इसका, यानी ये तो हमारा ये हो गया, एक मिनट रुको जरा, देखो क्या आएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पे क्या होना चाहिए सीजीएस, सीजीएस में 9.8 तो ये रहेगा ही, इंटू 9.8 इंटू, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा मीटर से किस में बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 इंटू क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर हो गया और सेकंड स्क्वायर हो गया, यही तो होगा हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास सीजीएस में, ये आ गया और ये आ गया हमारे पास। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये रहना चाहिए सेंटीमीटर में, ठीक है। अब सीजीएस और इसमें जाना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे इसको 9.8 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कट जाएगा इससे, तो कितना आ रहा है 10 टू द पावर 2। अब सिर्फ कर लेंगे, तो g अपॉन स्मॉल g इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर 2, दैट शुड बी 10। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक। तो दिस इज योर आंसर। चलिए बनाइए इसको। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए और सवाल करते हैं हम लोग, इसको बना लीजिए जरा जल्दी से आप लोग। बड़े, चलिए एक सवाल करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, देखिए। चलो मैं इसको रब कर देता हूं उधर से। चलिए बना लिया ये आप लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए रब कर लें इसको, ठीक। देखो देखिए सवाल क्या है हमारे पास, सवाल है हमारे पास सपोज द मास ऑफ the earth increases by 20%, but the size of earth remains same, what will be the
will be the what will be the weight of the body on the earth surface is. ठीक है, A 1/2 of W, B ऑप्शन है आपके पास 5/6 of W, C ऑप्शन है आपके पास 6/5 of W, ठीक है, और D ऑप्शन है आपके पास 3/2 of W. ठीक है, अच्छा सवाल है ये, चलो इसको करते हैं हम लोग. ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझना. ये W जो है वो वाला वेट रहेगा तुम्हारा जो श्रिंक होने से पहले है, ये सॉरी एक्सपेंड होने से पहले है, या मास जो भी है. ठीक, तो हम ये बोलेंगे कि ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारा अर्थ मान लीजिए ये है, ठीक, और ये रेडियस r है और इसका मास m है, यहां पे कोई बॉडी है m मास की, उसका वेट हमें देखना है. तो अभी जो g है यहां पर वो कितना होगा, तो g हमारे पास होगा gm/r², होगा कि नहीं. तो वेट कितना हो जाएगा उसका, m × g. चलिए ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अब देखो वो क्या कह रहा है कि अगर ये वाला वेट 20% बढ़ जाए, क्या मतलब, अगर ये मास हमारा कितना बढ़ जाए, 20% इंक्रीज कर जाए, तो बताओ अर्थ का मास कितना हो जाएगा. तो हम लिखेंगे m प्लस कितना हो जाएगा बताओ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 ऑफ m, यानी कितना आ जाएगा 6/5 ऑफ m. हो जाएगा कि नहीं. अच्छा, रेडियस उसने बढ़ाया या नहीं है, अगर रेडियस नहीं बढ़ाया है तो बताओ g कितना लिखेंगे अब हम लोग, तो हम लिखेंगे g डैश इज इक्वल टू gm डैश अपॉन r². तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 6/5 ऑफ m, 6/5 ऑफ g आ जाएगा कि नहीं, यानी ये इसको यहां लगाएंगे तो ये आ जाएगा gm/r². तो ये हो गया ना g, तो कितना हो गया 6/5g. तो वेट भी कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा. तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मतलब w डैश इज इक्वल टू 6/5 इंटू w. हो जाएगा कि नहीं. तो व्हाट इज द आंसर इज देयर, तो दिस इज योर आंसर. बात समझ में आया. तो ये इस तरह से हम इसको टैकल कर लेंगे. चलो करो इसको जल्दी से करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट सवाल करते हैं. चलिए हो गया. चलिए एक और सवाल करते हैं, आइए. चलिए देखिए क्या है सवाल हमारे पास. कह रहा है देखिए, चलो ये वाला सवाल कर ही लेते हैं. क्या कह रहे हैं, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m मूव इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r under the action of their mutual gravitational
mutual gravitational attraction, mutual gravitational attraction, mutual gravitational attraction, the speed of each, the speed of each particle is, ठीक। ए ऑप्शन है तुम्हारे पास gm अपॉन r, 2r का रूट। बी ऑप्शन है तुम्हारे पास gm बाई 4r का रूट। सी ऑप्शन है तुम्हारे पास m r अपॉन 2g, ठीक। और डी ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये कैपिटल जो m लिख रहे हो तुम, दिस इज द मास ऑफ योर अर्थ, ये आपका 4r बाई जी, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलिए बनाएं इसको, अब आइए देखिए समझते हैं। देखिए अगर इसकी हम डील करते हैं, ठीक है, देखो क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा समझिएगा इसको। कह रहा है टू पार्टिकल्स of equal masses m move in a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction, gravitational attraction, ठीक है, gravitational attraction, ठीक। तो क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज, ठीक है। देखो समझो जरा, अगर ये एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं दोनों, तो मान लीजिए ये एक इस तरह से सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं, ठीक। ये हमारे पास सर्कुलर पाथ हम मान लेते हैं, तो हम ये कह लेते हैं कि चलो ठीक है, एक पार्टिकल यहां पर है m मास का, और एक पार्टिकल आपका कहीं पर भी होगा, यहां पे मान लीजिए चलिए m। ये क्या होगा रेडियस, तो ये कितना हो गया r, और ये भी कितना हो गया r, ओके। अब समझना, तो मैंने तुम्हें बताया था नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस हो रहा था हम लोगों में, तो मैंने क्या बोला था, अगर ये अपना सर्कुलर पाथ पे घूमना चाहती है तो उसको कौन सी फोर्स की जरूरत पड़ती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो कौन प्रोवाइड करता है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल पुल। तो कैसे करेगा ग्रेविटेशनल पुल, तो हम मान लेते हैं कि ये इधर की तरफ v0 से अगर भाग रहा है, तो जाहिर सी बात है ये किधर भाग रहा होगा, इधर भाग रहा होगा v0 से, ठीक है। तो यानी इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी लग रही होगी इधर की तरफ, बताओ, ऐसे सेंटर की तरफ कितनी लग रही होगी, तो इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी m v0 स्क्वायर बाई r, लग रही होगी कि नहीं, बिल्कुल। अब ग्रेविटेशनल पुल इन दोनों पे कितना लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल पुल इस पे कितना लग रहा होगा, तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो हमारा क्या होगा, दोनों में एक साथ लगेगा, ठीक है ना भाई। ये और ये, अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो क्या होगा, तो हम ये बोलेंगे कि इन दोनों मासेस में ग्रेविटेशनल क्या होगा, पुल। तो कितनी दूरी पर है, पहले तो ये लिख लेंगे g m1 इंटू m2, और कितनी दूर है r प्लस r, यानी 2r का होल स्क्वायर। तो ये इससे कम हो गया, चलो ठीक है। अब क्या बचा, तो v0 स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू gm अपॉन 4r का स्क्वायर। एक पावर और कम कर दो, तो v0 इज इक्वल टू gm बाई 4r, और क्या ले लेंगे, रूट। तो कौन सा मैचिंग कर रहा है ये देख लो, तो B इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर सही हो गया हमारा, B इज द करेक्ट। समझ में आई बात, बनाओ जल्दी से इसको। चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन, आइए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, समझना। चलो मिटा दें इसको, ठीक। देखिए नेक्स्ट सवाल, ये देखिए क्या है, द वेट ऑफ any person, the weight of any person on the moon is about 1 by
6 times that on the earth. He can lift a mass of 20 kg on the earth. What will be the maximum mass which can be lifted by the same force applied by the person on the moon. ऑप्शन है आपके पास 20 kg, बी ऑप्शन है तुम्हारे पास 10/3 kg, सी ऑप्शन है तुम्हारे पास 120 kg और डी ऑप्शन है तुम्हारे पास 0। ठीक है, करो इसको जल्दी से। लिख लो इसको जल्दी से। चलिए बच्चों, कर लिया, ऑप्शन देख लिए। चलो समझते हैं अब। देखो जरा, देखो अगर हम मून की और अर्थ की बात करते हैं तो मून पे कितना होता है, देखो जितना भी जी एट मून होता है वो क्या होता है 1/6 ऑफ GE होता है। सही। तो ये बताओ जमीन पे अगर वो बात कर रहा है तो कितना उठा पाता है जमीन पे? The weight of any person on the moon is about 1/6 times that on the earth। ठीक है, he can lift a mass of 20 kg। तो जमीन पे कितना उठा पाता है 20 kg। इसका मतलब फोर्स कितना लगा रहा होगा उठाने के लिए? तो जितना जमीन लगा पा रही होगी तो ये लगा रहा होगा mge, यानी 20 into GE। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है मून पे कितना उठा सकता है इतना ही फोर्स लगाने पर। अगर ये इतना ही फोर्स लगा रहा है तो मून पे कितना उठाएगा? तो जरा समझते हैं। तो अगर मून पे यही फोर्स लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? तो m डैश इंटू GM, यही तो बोलेंगे हम, भाई इतना ही फोर्स लगाना चाहिए। अब इसको यहां पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा 20 इंटू GE इज इक्वल टू m डैश इंटू GM। अब बताओ GM कितना होता है? तो m डैश 1/6 ऑफ GE, तो GE से GE वैनिश हो गया तो m डैश कितना आ गया? तो 120 kg। ओब्वियसली बात है 120 kg, क्योंकि जब G घट जाएगा तो ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा मास उठा पाएगा। तो सिंपल डायरेक्ट आंसर भी कर सकते थे, ये उठाएगा नहीं, इससे ज्यादा ही उठा पाएगा। ये वैसे ही हो गया 0, ऐसा होगा नहीं। तो ये समझ गए नहीं बात को? ये चीज उसका मिल जाएगा। क्लियर है बात? करो जल्दी से इसका सॉल्यूशन, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें और न्यूमेरिकल बनाते हैं। आज सिर्फ न्यूमेरिकल ही करना है हम लोगों को। चलिए कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए, रब कर लें? ओके गुड। चलिए देखिए, देखो
सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन holds good for a small bodies only, B terrestrial bodies only, C ऑप्शन है हमारे पास बिग बॉडीज ओनली, डी ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो क्या आंसर करोगे? तो थ्योरेटिकल है, आपको बस पता होना चाहिए। तो व्हाट इज द राइट आंसर? स्मॉल बॉडीज काम करता है, टेरेस्ट्रियल हम लोगों पे भी ये काम करता है, बिग बॉडीज यूनिवर्स में जितनी बॉडीज हैं उन पे भी काम करता है। तो ऑब्वियसली क्या आंसर होना चाहिए? डी। ठीक है, चलिए कर लीजिए इसको। चलो एक और सवाल करते हैं, आइए देखिए, इसमें क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है आपके पास, क्या है क्वेश्चन? 1 kg वेट इज इक्वल टू, 1 kg वेट कितने के बराबर होता है? ए 9.8 न्यूटन, बी 980 न्यूटन, सी 98 न्यूटन, डी 0.98 न्यूटन। ठीक है, समझना है इसको। तो ये है हमारे पास, तो इसमें कुछ नहीं होता है, वेट का मतलब है उसका एक्सेलरेशन। तो 1 kg वेट जो होता है इसका मतलब होता है 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाता है 9.8 न्यूटन। तो क्या होता है? 9.8 न्यूटन। तो क्या आंसर होगा? 9.8 न्यूटन। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें एसी में, जरा सुनना, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन यही ये कह देता कि ये बताओ 1 kg वेट जो होगा वो कितने डाइन में होगा, क्या पूछने लगा? डाइन में अगर पूछे तो क्या करेंगे हम लोग? समझना। तो हम ये बोलेंगे कि ठीक है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कि 1 kg वेट जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 9.8 न्यूटन। और 1 न्यूटन कितना होता है? तो 9.8 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? नहीं तो इस तरह से हम उसको डील कर सकते हैं। इन दिस वे यू हैव टू टेक इन दिस। चलो आगे बढ़े अब। चलिए, देखिए एक सवाल ये भी है, इसको करते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारे पास, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी of mass is W, is A W, B W into G, C
W बाई जी और D W इंटू जी स्क्वायर, ये हमें करना है। तो चलिए देखिए करते हैं इसको। चलिए, तो क्या है, तो बहुत सिंपल है। क्या कह रहे हैं, बस इसे कंफ्यूज मत होना, मास को ही उसने W से रिप्रेजेंट किया है, मास को। तो अगर वो मास को W से रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे अगर ये मास को W से रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारा वेट क्या होता है, तो वेट हमारा होता है, यानी ग्रेविटी जो होती है या वेट जो होता है वो होता है m इंटू जी। अब m को W से दिखा रहा है तो W इंटू जी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करना भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं है, ठीक। चलो आगे बढ़ें अब। चलो एक सवाल और करवा देता हूं तुम्हें, देखिए क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी at the center of the earth is, ए ऑप्शन है आपके पास 1, बी ऑप्शन है आपके पास इंफिनिटी, सी ऑप्शन है आपके पास 0, ठीक, और डी ऑप्शन है आपके पास कांट बी डिसाइडेड, ठीक है। बनाओ इसको, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर इस पे, ये बना लो जल्दी से, ये तो तुम्हें पता भी है, हाँ उसमें नाम थोड़ा सा बदल के दिया है वरना तुम इसको जानते हो अच्छे से, ठीक है। एक और सवाल है, देखो ये भी थ्योरेटिकल ही है। क्या है क्वेश्चन, इफ द symbol have their usual meanings, then g r square by m represents a, g b, g स्क्वायर c 1 बाई जी और d 1 बाय जी स्क्वायर। बताओ क्या वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का मतलब होता है g, ये ध्यान रखिएगा, क्या मतलब होता है g। तो बताओ सेंटर पे मैंने g कितना बताया था, जल्दी बोलो, इंफिनिटी या 0, कितना बताया था। तो व्हाट इज द आंसर इज दिस, तो इसको हमने पढ़ा था 0। कैसे पढ़ा था, क्योंकि g इनसाइड द अर्थ जब जाते हैं तो ये क्या होता है, r पे डिपेंडेंसी करता है। तो जैसे जैसे तुम सेंटर की तरफ जाते जाओगे, यानी ये हमारे पास अर्थ है, अगर हम यहां पर हैं तो g है, अब जैसे जैसे सेंटर की तरफ आओगे तुम तो r क्या करने लगता है, डिक्रीजेस, और r अगर डिक्रीज करेगा तो सेंटर पे आती r कितना कर लेगा अपने आप को, 0। तो व्हाट इज द आंसर इज दिस, 0। डन। चलिए अब यहां समझते हैं। तो ये बहुत इजी है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि ये सब अपनी यूजुअल मीनिंग रखती है। यूजुअल का मतलब ये अर्थ के लिए अगर हम बात करें तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, और ये मास हो गया। तो अगर तुम्हें ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल फॉर्मूला लिख दो, g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो साफ साफ नजर आ गया, g इंटू आर स्क्वायर बाई एम, दैट विल बी g। तो विच वन इज राइट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बनाओ इसको जल्दी से।
बना लिया? चलिए रब करें। आइए देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं इसमें। चलिए और सवाल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ जी, आर एंड जी, ठीक है, एंड जी। अब देखो इसमें जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। एंड मास ऑफ अर्थ is capital M, can be written as mass of earth M can be written as, ठीक है। ये आपको इन्होंने फिगर भी डिपिक्ट किया है। ये है तुम्हारे पास, ये सेंटर है, ये यहाँ पे बॉडी रखी हुई है एक m मास की, इस पर एक फोर्स लग रही है इधर mg, और ये जो रेडियस इसने बताया है ये r बताया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है, तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। m इज इक्वल टू जी आर बाई जी, बी दिया है m इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाई जी, सी ऑप्शन में दिया है आपको m इज इक्वल टू जी आर अपॉन जी स्क्वायर, और डी ऑप्शन दिया है आपको m इज इक्वल टू जी अपॉन आर स्क्वायर जी। तो आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है। करो इसको जल्दी से, फिर नेक्स्ट सवाल हम लोग इसमें लेते हैं। बनाओ जल्दी से, कैसे करेंगे? चलो बढ़े आगे। हाँ, इसका सवाल देखो क्या है। तो इसमें मास ऑफ अर्थ पूछ रहा है, तो जी को लिख लो। जी कैसे लिखते हैं? तो जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, तो बस आ गया जी आर स्क्वायर बाई एम इज इक्वल टू, सॉरी एम लेना है ना, तो एम इज इक्वल टू जी, तो जी आर स्क्वायर बाई दिस, तो दिस इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े आप। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, tides are formed in oceans due to gravitational force of attraction between the sea water and the A ऑप्शन में है अर्थ, बी ऑप्शन में आपके पास मून, सी ऑप्शन में आपके पास सन, और डी ऑप्शन में आपके पास ऑल दी एबव। बताओ किसकी वजह से टाइड फॉर्म होते हैं, ठीक। बोलिए, एक और सवाल ले लेते हैं।
we do not experience gravitational force in daily life due to A है हाई वैल्यू ऑफ G, B है हमारे पास लो वैल्यू ऑफ G, C ऑप्शन है हमारे पास हाई वैल्यू ऑफ G, D ऑप्शन है हमारे पास लो वैल्यू ऑफ G। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारे पास? तो इसमें याद रखिएगा, इसमें अर्थ तो होने का नहीं। क्यों? जमीन पे पानी है तो वो कैसे करेगा? सन भी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा सन? क्योंकि सन आपकी जमीन से बहुत दूर है, तो इतनी हाई ग्रेविटेशनल फोर्स उसके पानी पे नहीं लगा पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ऑल ऑफ दिस तो फिर बचा ही नहीं। तो विच वन इज राइट? तो मून जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। डन। चलिए अब आगे बढ़े। देखिए इसमें कह रहा है वी डू नॉट एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स इन डेली लाइफ ड्यू टू। अब देखो डेली लाइफ में अगर हम बात करें, जैसे हम दो लोग खड़े हुए हैं कहीं पर, दो इंसान खड़े हुए हैं, मान लो 1 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं, बहुत पास खड़ा कर देते हैं और हाई फोर्स देखना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे हम? देखो तो हम बोलेंगे कि फोर्स जो होती है वो क्या होती है? G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो G की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब मान लो कि जो दो लोग खड़े हुए हैं उनका मास 50-50 kg का है। चलो 80-80 kg ले लो। कितना ले लो? 80-80, और बहुत पास खड़ा कर दिया 1 मीटर पे। अब बताओ कितना आएगा? तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6400। तो कुछ भी कर लो, तो ये जो भी आएगा इसका ऑर्डर कितना होगा? अगर ये 2 कम कर दें और एक इधर से भी कम कर लें तो 3 कम हो जाएगा, तो -8 ऑर्डर का रहेगा। तो इट इज वेरी लो, जिसको हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। तो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लो वैल्यू ऑफ G, इसकी वजह से ऐसा होता है। जैसे अगर हम, ये हमारे पास एक टेबल है, अगर मैं यहां पे एक बॉल रख दूं और एक यहां पे मैं बॉल रख दूं, तो ये इसको खींच रहा होगा और ये इसको खींच रहा होगा, लेकिन ये चलते क्यों नहीं? क्योंकि जब इस पे इधर फोर्स पड़ती है तो इस पे कौन काम करने लगेगी? फ्रिक्शन। जब ये इस पे होगा तो इस पे कौन काम करने लगेगी? फ्रिक्शन। तो विच वन इज हायर? तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे डोमिनेट करती है, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि फ्रिक्शन फोर्स कमजोर होती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा हाई है। तो क्या आंसर होगा? ड्यू टू लो वैल्यू ऑफ स्मॉल g। अब बात समझ में आया? चलिए बनाइए इसको जल्दी से। चलिए चलें अब आगे। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ G इज एक्सेलरेशन, इफ G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, on the surface of earth, then at a height equal to the radius of earth। ठीक है? the value of
acceleration due to gravity is A g by 4, B g by 3, C 2g और D में क्या है 4g। अब देखो इसको मैंने तुम्हें कंसेप्ट सिखाया था, तो इसमें आपको गलती तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? इफ g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस देन एक्ट एट अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बताओ किसी भी हाइट पर क्या होता है, बताओ। अगर हम किसी भी हाइट पे बात करें g एट एनी हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, तो क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे g इंटू g दिस 1 अपॉन r बाई h का होल स्क्वायर। याद है? ठीक है। अब वो कह रहा है ये जो h है ना वो r के ही बराबर है, ये बोल दिया उसने। अगर उसने ऐसा बोला है, तो हम क्या लिखेंगे? g इंटू क्या लिखेंगे? 1 अपॉन 1 प्लस r बाई r और इसका होल स्क्वायर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो g इंटू 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 2 का होल स्क्वायर, यानी g बाई 4। तो विच वन इज द राइट आंसर? g बाई 4। तो दिस इज योर राइट आंसर। करो जल्दी से इसको, बनाओ, जल्दी बनाओ इसको। फिर नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं हम इस पे, जल्दी से करिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, आइए देखिए जल्दी से। चलिए मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं यहां लिख दे रहा हूं। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन of a certain planet, in an orbit of radius r is t. Its period of revolution in an orbit of radius 4r will be A ऑप्शन है हमारे पास 2t, B ऑप्शन है 2√2t, सी ऑप्शन है हमारे पास 4t और डी ऑप्शन है हमारे पास 8t। ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। देखिए तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था, क्या करा था जल्दी से बताओ। तो हमने लिखा था कि T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। ये तुम्हें याद होगा, ठीक है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन थर्ड। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो बताओ, अगर मैं T1 को T मान लूं तो R कितना हो जाएगा मेरा? कहां गया? R हो जाएगा। तो यानी अगर मैं इसको T मान लेता हूं तो मुझे T2 निकालना है, सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा? R, और ये कितना हो गया? 4R। तो ये कितना आ गया? क्यूब हो गया, ठीक है, क्यूब हो गया ना। तो बताओ ये तो कट गया, तो कितना आ जाएगा? तो T अपॉन T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो ये कैंसिल हो गया, तो 8 आ रहा है। तो T2 कितना आ गया? सिंपली 8t। कितना आंसर हुआ? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 8t। शायद यही मैंने वहां पे डिस्कस किया था, इसका आंसर 674 आ रहा था, तो 672, क्योंकि मैंने उसका यहाँ पे टाइम पीरियड कितना दिया था? 64। तो ये 8 आया था, तो वही वाला सवाल है ये, ठीक है। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, लास्ट। चलिए काम करते हैं। तो बाकी के सवाल हम लोग वैसे ज्यादातर मैंने करा ही दिए हैं तुम्हें, ठीक है।
तो ठीक है, फिर इतना ही रख लेते हैं। ठीक, चलिए, तो फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो करेंगे अपना, वो हम करेंगे फ्लोटेशन पर। ठीक है, अगर एक आध दो सवाल मुझे इसमें कराना होगा तो मैं करा दूंगा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर वी हैव टू, सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन योर फ्लोटेशन, यानी प्रेशर, बायंसी, ठीक है, फ्लूइड, ये सब हम चीजें वहां पे डिस्कस करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह। ठीक है, चलिए, थैंक यू।